मार्च 4, 1991, ताइवान। कुछ पुलिस वाले एक छोटे से घर के सामने आकर रुकते हैं। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद वो दरवाज़ा खुलता है। सामने एक आदमी खड़ा था, कुछ 30-35 साल का रहा होगा। पुलिस उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही उस आदमी ने पुलिस वालों से पूछा, आज डेट क्या है? That was really weird. Anyways, एक ऑफिसर ने जवाब दिया, मार्च 4। ये सुनते ही वो आदमी सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। There was a dead silence all over the place. और वो वहीं खड़ा रो पड़ता है। ये इस कहानी की शुरुआत नहीं है, इस कहानी का अंत है। This is the story of मारिको इगुची। एक जापानीज स्टूडेंट थी। She was full of life. नई जगह, नए लोग, स्पेशली चाइनीज़ कल्चर के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी थी उसे। She loved traveling. 2 अप्रैल 1990 की बात है। वो जापान से ताइवान आती है। वो यहाँ एक सोलो ट्रिप पर आई हुई थी। 3 तारीख को वो पूरा दिन ताइपे में गुजारती है। लोगों की भीड़, नियॉन लाइट्स और नई एक्सपीरियंसेस के बीच उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से होती है और इस ड्राइवर का नाम था ली। ली के बारे में बोलूँ तो पहली नज़र में वो एक सीधा साधा सिंपल आदमी, फ्रेंडली, मदद करने वाला। ली ने मारिको को पूरा ताइनान घुमाया। अलग अलग साइट्स पे वो उसे लेकर गया। मंदिरों में, गलियों में, लोकल ज़िंदगी को करीब से जानने में उसने मारिको की बहुत हेल्प की। इवन उसने मारिको को अपने घर पर भी रखा एज अ गेस्ट। मारिको वॉज एंजॉइंग हर ट्रिप। जब भी वो घर से बाहर होती थी वो अपने घर पर खत लिखा करती थी, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करती। 7 अप्रैल को भी उसने एक ऐसा ही लेटर अपने घर पर पोस्ट किया एंड अनफॉर्चुनेटली ये उसका आखिरी खत था। 18 अप्रैल, उस दिन मारिको को वापस जापान लौटना था। उसकी माँ एयरपोर्ट के बाहर उसका वेट करती रही, मगर मारिको उस फ्लाइट में थी ही नहीं। वो जापान कभी नहीं लौटी। उन्होंने अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया और ताइवान में मारिको इगुची की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हो जाती है। मारिको को आखिरी बार खोशियोंग स्टेशन के बाहर देखा गया। इसके बाद वो जैसे हवा में गायब हो गई। शी गॉट डिसअपियर्ड। पुलिस ने हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने ली से भी पूछताछ की, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ही वॉज क्लीन। वक्त बीतता जा रहा था और सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा था। जनवरी 4, 1991, पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है। कुछ पल के लिए लगा शायद ये मारिको हो सकती है, बट दे वर रॉन्ग। वो मारिको नहीं थी। एक अनजानी सी खामोशी जो धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। इसी शहर के एक दूसरे कोने में एक दूसरी कहानी जन्म ले रही थी। फरवरी 4, 1991, रात का वक्त हो रहा था। एक टैक्सी स्टैंड पर
वैंग नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपने काम में लगा हुआ था कि तभी उसकी नज़र पड़ती है ल्यू पर, एक दूसरा टैक्सी ड्राइवर जो उसका कलीग था। मगर आज वो कुछ अलग था। ल्यू ने अपने हाथ में एक बुद्धा की मूर्ति को कस कर पकड़ा हुआ था और वो भाग रहा था जैसे किसी से बच रहा हो। वो बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ था। कुछ सेकंड्स बाद वो अपनी टैक्सी में घुस जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। ल्यू बार बार कभी इधर देखता तो कभी उधर। वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है या फिर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। वैंग ने ये सब कुछ देखा और बाद में उसने पुलिस को भी ये बात बताई। पुलिस ने ल्यू पर नज़र रखी और जो उन्होंने देखा वो इससे भी ज़्यादा डरावना और इससे भी ज़्यादा अजीब था। ल्यू हार्डली अपने घर जाता था, जबकि उसका अपना घर था। वो अपने टैक्सी में ही सोता, चाहे दिन हो या रात। वो ज़्यादातर वक्त अपनी टैक्सी में ही बिताता और उसकी टैक्सी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बुद्धा की मूर्तियाँ रखी थी। एक दो नहीं, बल्कि इतनी ज़्यादा कि वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लग रहा था। कुछ तो था जो ल्यू छिपा रहा था और शायद ये मारिको के केस से जुड़ा हुआ था। वन डे ल्यू किसी मंदिर में जाता है। वहाँ एक मॉन्क से मिलता है और जो उसने उस मॉन्क को बताया, दैट वाज रियली स्कैरी। उसने उस मॉन्क से कहा, जब भी लाइट्स ऑफ होते या जब भी मैं इन बुद्धा की मूर्तियों से दूर जाता हूँ, शी वुड कम टू मी। वो मुझसे बार बार एक ही सवाल करती, वाई डिड यू डू दिस टू मी। मारिको को गायब हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन फिर पुलिस को इस केस में एक लीड मिलती है। जिस दिन मारिको गायब हुई उस दिन उसे किसी फूड स्टॉल पर देखा गया था। जब उस फूड स्टॉल के ओनर से बात की गई तो पता चला कि वो किसी लड़के के साथ थी और उस लड़के का नाम था ल्यू, जिसे वो फूड स्टॉल ओनर जानता था। पुलिस ल्यू से पूछताछ करने उसके घर पहुंचती है। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। ल्यू घर से बाहर निकलता है और फिर उन पुलिस वालों से वो सिर्फ एक सवाल करता है, आज डेट क्या है। कुछ देर बाद ल्यू वहीं खड़ा रो पड़ता है। पर उस दिन हुआ क्या था? अप्रैल 7, 1990। मारिको इधर उधर रोड पे घूम रही थी। यही वो वक्त था जब ल्यू ने उसे पहली बार देखा। वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है। हालांकि मारिको को ल्यू की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, मगर इशारों ही इशारों में उन दोनों में बातें शुरू हो जाती है। मारिको किसी जगह की तलाश कर रही थी क्योंकि उसे ठहरना था। ल्यू ने उसे अपने घर पर इनवाइट किया। क्योंकि मारिको का पिछला एक्सपीरियंस अच्छा था ली के साथ, सो शी ट्रस्टेड हिम। वो ल्यू के साथ पूरा शहर घूमती है। फिर वो दोनों फूड स्टॉल पे जाते हैं, वहाँ नूडल्स खाते हैं और फिर मारिको ल्यू के साथ उसके घर आ जाती है। ल्यू was kind of attracted towards Mariko. He even tried to get close to her.
लेकिन मारिको मना कर देती है क्योंकि उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने कमरे में चली जाती है। इस एक चीज़ की वजह से ल्यू के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगे। ल्यू का बिहेवियर शुरू से ही बहुत अजीब रहा था। उसके जानने वाले, उसके कलीग्स, दोस्त ये बताते हैं कि वो कभी कभी छोटी छोटी बातों पर बहुत वायलेंट हो जाता था। ही हैड एन एक्सट्रीम बिहेवियर और उसे एक चीज़ से बहुत चिढ़ थी, बिल्लियों से। ही हेट कैट्स। जब भी वो अपने घर के आसपास किसी भी बिल्ली को देखता तो वो उन बिल्लियों को मार देता और उन्हें मारने के लिए उसने एक क्रॉसबो खरीद कर रखा था। उस रात जब मारिको ने उसे मना कर दिया, उस रात जब मारिको अपने कमरे में चली गई, ल्यू couldn't handle it. He felt rejected. He felt कि मारिको ने उसकी इंसल्ट की है और उसे इस बात का बदला चाहिए था। उसने वही क्रॉसबो लिया और मारिको की कमरे की तरफ चला गया। एंड देन ही killed her. मगर उसके इविल इंटेंशंस यहाँ रुके नहीं। उसने बॉडी को असॉल्ट किया, बॉडी के टुकड़े किए और कहीं जाकर उन बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया। कई दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस को मारिको के रिमेन्स मिले और ये प्रूव हुआ कि मारिको इगुची अब इस दुनिया में नहीं है। अप्रैल 11, 1991 ल्यू को मारिको के मर्डर के चार्ज में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, मगर बाद में उसकी सज़ा को कम कर दिया गया और उम्र कैद में बदल दिया गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ल्यू ने भले ही मारिको को मार दिया था, मगर उसे मारने के बाद उसे बहुत डर लगने लगा था। उसे ऐसा फील होने लगा था कि मारिको उसके आसपास ही कहीं है। वो उसके पास आती, उससे पूछती कि वाई डिड यू किल मी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। ही वॉज अज्यूमिंग थिंग्स और उसे हर जगह मारिको का चेहरा दिखाई देता। इसीलिए वैंग ने जो उस दिन देखा कि वो भाग रहा था और फिर वो टैक्सी के अंदर चला जाता, उस वक्त भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं मारिको उसे फॉलो कर रही है। जब वो मॉन्क से मिला और जो उसने मॉन्क को बताया, तो उस मॉन्क ने ल्यू से एक बात कही थी। उस मॉन्क ने उसे कहा था, मार्च 4 ये वो दिन होगा तुम्हारी ज़िंदगी का जब ज़िंदगी तुम्हें टेस्ट करेगी, और अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गए तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ बुरा होगा। इसीलिए शायद जब पुलिस 4 मार्च को उसके घर आती है तो वो उनसे पूछता है डेट के बारे में, और शायद उसे लगा हो कि अगर आज उसने कन्फेस नहीं किया तो वो शांति से नहीं जी पाएगा। Maybe that's why he confessed. मारिको ताइवान घूमने आई थी, नई यादें बनाने आई थी, मगर उसे क्या पता था जिस पे वो भरोसा कर रही है वही उसकी ज़िंदगी छीन लेगा। That is all for today. I hope you like this video. Please do subscribe us. Thank you for watching me.